Hello dear students, so in this video we are recording all the derivations of the chapter atoms. Okay, so क्या क्या करना है हमको? Distance of closest approach, then radius, velocity, time period of electron, then kinetic energy, potential energy, total energy of electron, and last में in a Rydberg formula, right? So ये अपना scope है. So let's start quickly. ठीक है, तो distance of closest approach, वेरी सिंपल डेरिवेशन. हम एक चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ लॉन्च करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे पास में आता है. मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. टिपिकली यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे से आगे आएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन धीरे धीरे स्लो डाउन होगा. और जब ये कब तक आगे आता रहेगा? जब तक आगे आएगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो जाए, राइट? तो बेसिकली हमको एनर्जी कंजर्व करनी है. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. जहां तक वो आ पा रहा था इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है. और काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में. तो कुछ सिंपल डेरिवेशन है. स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी और बाद की पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर देते हैं. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कंजर्व्ड, राइट? तो के आई मतलब इनिशियल के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे इनिशियल मान लेते हैं हमें काइनेटिक एनर्जी कुछ के दिया है, राइट? सो के इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल बहुत दूर है. सो व्हेन इट इज वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस सो इट डजंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो हो जाता है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या होती है? दो चार्ज पार्टिकल की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r नॉट, क्योंकि r नॉट यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है. अब यहाँ पे चार्ज फ्लो डालेंगे q1 इज इक्वल टू q, जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज हमारे पास प्लस का q है. और ये क्या है? z इंटू ई. ये पॉजिटिव चार्ज है किसका? न्यूक्लियस का. तो ये जाएगा q z e अपॉन r नॉट. तो यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे अल्फा पार्टिकल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा पार्टिकल के लिए हमको मालूम होता है कि चार्ज कितना होता है? 2e होता है. तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट. q1 की जगह रख दिया हमने 2e इंटू z e अपॉन r नॉट. ठीक है, देख लो. This Q is put as 2 times charge of electron अल्फा पार्टिकल के लिए. बट रिमेंबर, ये ध्यान रखना एग्जाम में अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो ही ये 2 ही होगा. अगर वो कोई और पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकल का जो चार्ज है आपको वो यहाँ पे डालना है. ये मिस्टेक मत कर देना. कई बुक्स में ना वो स्ट्रेट फॉर्मूला लिखा होता है अल्फा पार्टिकल के पर्सपेक्टिव से और हम वही फॉर्मूला एग्जाम में लगा के चले जाते हैं. तो वो मिस्टेक अपने को अवॉइड करनी है. हमको मालूम ध्यान रखना है कौन सा पार्टिकल की बात होगी. अल्फा पार्टिकल है देन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर बाई k. बट ये फॉर्मूला सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए है, नहीं तो यू हैव टू फॉल बैक टू दिस फॉर्मूला. कुछ करना नहीं. इसमें काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर करना है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना है. कॉन्सेप्ट याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से एक चीज और आती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, ध्यान यहाँ मैंने लिख भी दिया है. फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल यूज चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, राइट? नॉट अल्फा पार्टिकल. सो अभी नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. तो इसमें हम दो चीजों की हेल्प लेते हैं. किसके रेडियस की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की रेडियस की बात हो रही है किसी ऑर्बिट में जो कि nth ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो उस रेडियस की बात हो रही है. तो यहाँ पे दो चीजें हम लेके चलते हैं. mvr इज इक्वल टू nh/2 ये हमारी बोर की पोस्टुलेट है, राइट? और दूसरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r. दिस इज इक्वल टू, दिस इज गिवन बाय विच फोर्स? दिस इज गिवन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है राउंड राउंड घूम रहा है. तो इसका मतलब ये mv स्क्वायर बाई r विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 z e इंटू ई. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, राइट? तो z e इंटू ई अपॉन r स्क्वायर. r उसकी रेडियस है. तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा? r स्क्वायर एक बेसिकली यहाँ से एक r और ये स्क्वायर के होगा. तो इस r को मैं इधर ले आया तो ये हो गया mv स्क्वायर r इज इक्वल टू z e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? नाउ थोड़ा सॉल्यूशन इसका स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ताकि हमको इजीली सॉल्व कर पाए. हमें क्या, हमारे पास दो चीजें v भी है और r भी है. हमको एक कोई एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लेंगे. तो ये जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर.
है ना। और यहाँ पे आप क्या है, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0, ये वाली हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप बेसिकली डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे m इंटू आर बचेगा सिर्फ, इफ यू आर डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस। देख लो आप, यहाँ पे m इंटू आर बचेगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर और आर कैंसिल होकर आर बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, ये हो जाएगा 4πε0 ऊपर और जेड स्क्वायर नीचे, राइट। यहाँ पे चीजों को एडजस्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इसको मैंने एक साथ ले लिया है और एन स्क्वायर को अलग कर दिया दिखाने के लिए कि आर इज नाउ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो ये एक डेरिवेशन है जो एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर इज 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। ये क्या चीज है, देखो यार यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू आप डाल दो, राइट। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट होकर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ ये दोनों चीजें चेंज होंगी, एन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट चेंज होगी, जेड एटॉमिक नंबर चेंज होगा। हालांकि एच एटम के लिए तो ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो एच लाइक एटम है, राइट, तो फिर जेड अलग हो सकता है, इसलिए मैंने जेड भी रखा है। बट याद रखना है कि ये आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में आता है डियर। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन इक्वल टू 1 डालेंगे एच एटम के लिए, एट इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 1 1। आर इक्वल टू आर नॉट विच इज 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और इसको बोलते हैं बोहर्स रेडियस, क्योंकि बोहर ने कैलकुलेट की थी इसको, और इसकी वैल्यू जो है मतलब कैलकुलेट की जो वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हाइड्रोजन एटम के लिए काफी क्लोज आती है, इसकी वजह से इसको बोहर रेडियस का टर्म देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी, अब जस्ट टू कंक्लूड हियर, तो रेडियस को आपको यहाँ तक एक्चुअली करना चाहिए डिराइव, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक ड्राइव करने का फायदा है। मान लीजिए कहीं आपने इधर कुछ कांस्टेंट में गलती कर दी, ठीक है, कहीं कांस्टेंट में गलती कर दी, टीचर को भी फॉर्मूला ठीक से नहीं याद है, और उसने मतलब, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज फॉर्मूला है, हम लोग मेनली ये यूज करते हैं, राइट। तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू को सही देखेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए ये वैल्यू जरूर लिख देना लास्ट में डिराइव करके, और लास्ट में भी लिख देना कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कई बार तो प्रूफ करने के लिए ऐसे आता है कि प्रूफ दैट रेडियस इन द nth ऑर्बिट, राइट, इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं वेलोसिटी पे। देखो बस दो चीजें थी, वेलोसिटी और रेडियस। हमने यहाँ पे किसको एलिमिनेट किया था, हमने वेलोसिटी को एलिमिनेट किया था, रेडियस आ गई। अब हम क्या करेंगे, रेडियस को एलिमिनेट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। जो 1 और 2 को डिवाइड की, मतलब हमने जो ये इक्वेशन हमारे पास थी स्टार्टिंग इक्वेशन, इनको हमने सीधे सीधे डिवाइड कर लिया, राइट। 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया, या 2 डिवाइड बाय 1 किया आई थिंक यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ 2 डिवाइड बाय 1 किया है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 2 डिवाइड बाय 1। तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर आ जाएगा एम वी आर, और इधर देखो आप ये आ जाएगा। आप मेरा वीडियो पीछे करके देख लेना, राइट, थोड़ा सा बैक जाके ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई, सॉरी वी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा ये पूरा। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली वी आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 बाई एन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 बाई एन मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। रेडियस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट। तो यहाँ से आपको एक और चीज मैं डिराइव करके बताऊंगा शॉर्टकट में, टाइम पीरियड के लिए। पहले आपको थोड़ा आगे देख लेते हैं, इस देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू समझ लेते हैं। तो ये सब भी कांस्टेंट, अगर h एटम ले दो तो z इक्वल टू 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, राइट, एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है। अगर आप सब वैल्यू डाल दो तो जो वेलोसिटी आती है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की आती है अप्रोक्सीमेटली 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन है, तो v2 क्या हो जाएगी, इससे 2 से डिवाइड हो जाएगी, v3 यही 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक नंबर भी आप याद रख सकते हो, मान लो कभी कैलकुलेशन करने के लिए आया तो आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड में वैसे तो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब तो आना ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आर बाई वी है। तो अगर आप सिंपली सोचो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, भाई आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन, तो ये एन भी जाके इसे लग जाएगा तो एन क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल टाइम पीरियड क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आएगा, तो वही आता है वो, ठीक है। तो अब करना कैसे है, डिटेल में करना है,
तो आर की वैल्यू लिखिए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मान लीजिए टाइम पीरियड निकालने को आए और आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो पूरा डिटेल, तब भी आप एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। एटलीस्ट उतना लिख के आप प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब लिख सकते हो। ये नहीं भी याद रहा आपको तो भी आप एटलीस्ट अपना पॉइंट प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट बता दिया आपको मैंने, ठीक है। नाउ अब अगर इसको प्रॉपरली करें तो 2πr/v, आर की वैल्यू हमारे पास ये है, वी की वैल्यू ये अभी हमने निकाली है, ठीक है। आर की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू ये है, ठीक। दोनों वैल्यू आप डाल देंगे तो सब कुछ कैलकुलेट करके ये पूरा आ जाएगा, और n³/z², z इक्वल टू 1 दे दोगे आप क्योंकि एच लाइक एटम है। तो अगर नहीं भी बना तो जो भी होगा कांस्टेंट ही, तो किसी एटम के लिए तो कांस्टेंट होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n³ आ रहा है, राइट। ओके, हो गया। आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया गाइस कि अगर आप भूल गए हो तो आप ये लिख सकते हो, r इज प्रोपोर्शनल टू n² and v is proportional to 1/n. You can directly write these two steps. As we know, radius is proportional to n square, velocity is proportional to 1/n. So time period is 2πr/v. So this will be some constant times this will be proportional to n³, है ना। आप ये ऐसे कर सकते हो अगर आपको ये नहीं आ जाए तो, ठीक है। ओके, नाउ अब आता है नेक्स्ट एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे k इक्वल टू हाफ mv² से। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे हमको वेलोसिटी की वैल्यू नहीं ड्रॉप करनी है जो हमने निकाली है, बहुत गंदा इक्वेशन बन जाएगा, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है कि mv² की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे जो हमने भी लिखी थी, ये देखो यहाँ से हम लोग mv²/r, राइट। तो हाफ mv² अगर हम देखें, हाफ mv² तो क्या बचेगा 1/4πε0 ze² अपॉन r, है ना, ze² अपॉन r। ये हमारा mv² का वैल्यू है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1/8πε0 ze²/r। समझ पा रहे हो आप लोग ये चीज? ये r और r² कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ mv² लिखा है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 1/8πε0 ze²/r। तो वही चीज हम वहां पे लिखने वाले हैं, ठीक। 1/8πε0 ze²/r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, Q1 Q2/r, तो 1/4πε0 Q1 Ze Q2 माइनस ही। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन का ख्याल रखेंगे, तो हो जाएगा -1/4πε0 Ze²/r। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी यार, K प्लस यू करना है, कुछ नहीं करना, K प्लस यू करना है। तो K प्लस यू करोगे, ये -1/4 है, प्लस का 1/8 है, तो ये माइनस का 1/8 Ze²/r, ये आ गया R के टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो R के टर्म में आ गया। अब इसको R की वैल्यू डाल के इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बट उसके पहले जरा हम जाके देखें, जरा ध्यान से देखना, ये चीज और ये चीज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी वैल्यू में सेम आएगा। कैन यू सी, सिर्फ साइन का डिफरेंस है बट वैल्यू में सेम है। और ये चीज जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस चीज को अपने जरा याद रखना है ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो इससे फायदा ये होता है कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन का ना टोटल एनर्जी दिया रहता है और पूछते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हम बहुत सारा कैलकुलेशन अवॉइड कर देते हैं। हम सीधे से देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसी को पॉजिटिव कर दो, वो चीज बन जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, और उसको डबल कर दो विद द साइन, वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। इतना याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती है, बट काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, आप जानते हो। तो वो चीज ऐसे है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे हम, जहां पे हमने छोड़ा था। आप आर की वैल्यू प्लग इन करेंगे। आर की वैल्यू क्या है, अपनी निकाली हुई थी h² πmze² टाइम्स n²। तो ये आप प्लग इन करोगे गाइस, तो ये जो है एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये पूरा, m⁴ 8ε02 h² z²/n²। H एटम के लिए z इक्वल टू 1 डालोगे और ये सारा जो कांस्टेंट का जो पूरा एक राइट ग्रुप है, इसको कैलकुलेट करोगे, प्लग इन करोगे, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए कि E आ जाता है -13.6 by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम राइट इन द nth ऑर्बिट। आप देख सकते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, राइट। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जैसे जैसे आप n बढ़ाते हो तो ये नेगेटिव वाला नंबर कम होता है। अब ये नेगेटिव वाला नंबर अगर कम हो रहा है
तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है, राइट। तो इतना याद रखना है कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट पे जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन सेटिंग हियर, राइट। सो प्लीज याद रखिएगा इसको। अच्छा, अगर कोई और H लाइक एटम हुआ, ये भी फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। H लाइक एटम है, H एटम नहीं है, H लाइक मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही शेल है और वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे कि Li++ हो सकता है ना, Li++ हो सकता है। तो इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पे फिर Z उसका 1 नहीं होगा, Z उसका 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला भी याद रखो कि अगर कोई H लाइक एटम हो तो Z की वैल्यू भी हमको डालनी होगी। बाकी सब वैसे ही रहेगा, -13.6 n², खाली Z² आ जाएगा। बट मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो हाइड्रोजन एटम के लिए आएंगे, बट यू नेवर नो, इसलिए दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट है हमारा वेवलेंथ या फिर लैम्डा, इसको बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला, कि कितनी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो किस फोटोन का, किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। तो उसके लिए सिंपल है कि हम एनर्जी लिख लेते हैं E1 और E2, सब कुछ तो सेम रहने वाला है, खाली क्या अंतर आने वाला है, N1 और N2 अंतर आने वाला है, बाकी पूरा तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे E2 - E1 अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस N1² - N2, ये फ्लिप हो गया क्योंकि ये माइनस में था गाइस ना, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, तो N2 माइनस में आ गया क्योंकि इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो N1² - 1/N2², ठीक है। तो यहाँ से ये बोर की हमारी पोस्टुलेट क्या है कि जो थर्ड पोस्टुलेट कि मतलब जब वो हायर से लोअर में ट्रांजिशन करता है तो जो एनर्जी गैप होती है दोनों के, उसके बराबर इक्विवेलेंट अमाउंट का फोटोन वो रिलीज करता है। और फोटोन की एनर्जी हमको मालूम है क्या होती है, hc/λ। तो यहाँ से हमने इसी चीज को E2 - E1 को hc/λ के बराबर कर दिया, है ना। कॉन्सेप्चुअली बहुत सिंपल चीज है। तो ये चीज जो है, अब यहाँ से 1/λ hc और आ जाएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट में hc और आ जाएगा, तो यहाँ पे h³ × c हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरे में hc और आएगा तो h³c, और बाकी सब सेम रहेगा। r की वैल्यू अगर आप z = 1 ले रहे हो तो r की वैल्यू ये मतलब ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट्स को बोलते हैं, me⁴ 8 ε02 h³ × c, राइट। इसमें सब कुछ आप डालोगे, c स्पीड ऑफ लाइट है बाय द वे, ये सब कुछ आप प्लग इन करोगे तो 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स। हमेशा याद रखो कि रेडबर्ग कांस्टेंट एक्चुअली रेडबर्ग फॉर्मूला दे क्या रहा है, सम कांस्टेंट टाइम्स N1² - N2², तो वो तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो 1/λ ही दे रहा है ना, तो 1/λ इज व्हाट, मीटर इनवर्स। इस रेडबर्ग कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा सिर्फ मीटर इनवर्स होगा, यहाँ से याद रखिए। अच्छा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका बहुत टाइम बता सकता है एग्जाम में, अवॉइड कैलकुलेशन। अगर आप कभी इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इवन दो यू आर यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला, अल्टीमेटली आंसर जो आपके होते हैं वो वेवलेंथ के नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होते हैं, राइट। तो आपको ये सब भी अगर अवॉइड करना है, आप सिंपली याद रखो कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 7 5 है एक्चुअली, बट मतलब जो एरर आती है वो 1% से भी कम की है, इसलिए मैंने इसको याद रखने में भी सिंपल है, 1 2 3 4 5 अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एनर्जी गैप है, क्योंकि ये आपको जनरली पता होता है कि -13.6 है, फिर इसका कुछ है -1.85 है। ये गैप निकालना आपके लिए इजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी लेवल हमको याद रहते हैं, ठीक है। अभी आई होप एग्जाम में आप याद करके जाओगे एटलीस्ट 4 to 5 लेवल्स, ठीक है। तो ये आप प्लग इन कर दोगे, सीधा आपका एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ निकल आएगा, इसलिए प्लीज इसको आप याद रखिएगा। कैलकुलेशन वैसा आपको इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आपका एग्जाम में मैं 1 या 2 मिनट बचा के दूंगा और आपका आंसर भी सही है। और एमसीक्यू हुआ सीधा ही आप, अगर उसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 3 to n = 1, व्हाट इज द वेवलेंथ एमिटेड, तो आपको मालूम है कि 3 के लिए क्या होती है एनर्जी, ये हो जाएगी -13.6/9, और n = 1 की तो -13.6 होती है। तो ये डेल्टा ई विल बी दिस माइनस दिस, निकाल लो आप, डेल्टा ई डाल दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा क्विकली। ओके गाइस, अब लास्ट में एक और छोटी सी चीज बचती है, डिब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट। डिब्रॉय ने अपने मतलब मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोर पोस्टुलेट को सर्टिफाई किया था। कैसे कि भाई बोर की पोस्टुलेट क्या थी, mvr = nh/2π, ये इसकी मेन पोस्टुलेट थी, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, r रेडियस है उसकी, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैटर वेव को ऐसे कुछ विजुअलाइज करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये मैटर वेव है ये 2πr का 2πr शुड बी इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। भाई मेक सेंस ना, ये एक वेवलेंथ, ये दूसरी वेवलेंथ, ये तीसरी वेवलेंथ,
तो अल्टीमेटली 2 पाई आर शुड बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और लैम्डा की मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर उसको हम पार्टिकल की तरह देखें तो मैटर वेव क्या बनेगी उसकी, एच अपॉन पी, डिब्रॉय, राइट, वेवलेंथ एच अपॉन पी, तो हो जाएगा एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, तो एम वी आर को इधर ले आओ, तो एम वी आर क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से मतलब क्या हो गया कि डिब्रॉय ने बोहर्स की बात को और सर्टिफाई कर दिया विद हिज हाइपोथेसिस। Okay guys, so that's it. Please learn these derivations. Remember, there are small tricks. Conceptually इतना ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कहीं कैलकुलेशंस में जो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए आपका इसको लिख के जाना एटलीस्ट एग्जाम के पहले बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।